हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में फार्माकोनोसी के स्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। ये फार्माकोनोसी के स्कोप का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फार्माकोनोसी के स्कोप का जो पार्ट 2 वीडियो है उसके बारे में हम स्टडी करना चालू करें उससे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे पार्ट 1 के बारे में। फार्माकोनोसी के स्कोप के बारे में स्टडी करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फार्माकोनोसी है ये एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम डिटेल स्टडी करते हैं वैसे ड्रग के बारे में जो कि हमें ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्स से। और ये जो डिटेल स्टडी है हमारे ड्रग का, इस डिटेल स्टडी से जो हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है इस इंफॉर्मेशंस को हम अप्लाई करते हैं उस मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशंस एवं कलेक्शंस में एवं उसके एक्सट्रैक्शंस, आइसोलेशंस एवं उसके एनालिसिस में एवं उसके रिसर्च में, ताकि हम मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम या फिर मॉडर्न डोजेज फॉर्म को तैयार कर सके। एवं जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो भी इसेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं उसके बारे में, ताकि जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक फाइनल ऐसे प्रोडक्ट का सिंथेसिस करे जो कि मोर पोटेंट हो। और ये जो इसेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं वो हमारे नेचुरल ड्रग होते हैं और इस नेचुरल ड्रग को इस्तेमाल करते हुए हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उस नेचुरल ड्रग का डेरिवेटिव तैयार करती है और वो जो डेरिवेटिव होता है वो मोर पोटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल ड्रग। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट का तो वो है हर्बल प्रिपरेशन एवं जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है फार्मास्यूटिकल एड्स। ये जो फार्मास्यूटिकल एड्स होता है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी डोजेज फॉर्म में जो एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव होते हैं उसके तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मेजर रोल प्ले करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मॉडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। वहीं बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट का तो जो भी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो कि ऑब्टेन होता है हमारे नेचुरल सोर्स से, उस नेचुरल प्रोडक्ट का हम डिटेल स्टडी करते हैं और इस डिटेल स्टडी से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन की मदद से हम न्यू ड्रग की सिंथेसिस करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वेस्टिगेशन। और ये जो बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वेस्टिगेशन है ये जब हम किसी भी प्लांट्स में करते हैं तो इसका मेन मकसद ये होता है कि जो भी हमारे प्लांट्स के अंदर वैसे केमिकल्स जो कि हमारे बॉडी पर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करते हैं उसके जो सिंथेसिस हो रही है वो प्लांट्स के किस पार्ट्स में हो रही है उसके बारे में स्टडी करने के लिए करते हैं एवं उसका लोकेशंस क्या है, साथ ही प्लांट्स उस केमिकल को सिंथेसिस करने के लिए किस कंपाउंड को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती है। इन सारे पॉइंट के स्टडी करने के लिए हम किसी भी प्लांट्स के अंदर बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। वहीं बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट का तो वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट का हम स्टडी करते हैं और उस नेचुरल प्रोडक्ट का हम SAR स्टडी करते हैं। SAR मतलब स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एवं रिलेशनशिप। इसमें हम यह स्टडी करते हैं कि वो जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है उसके स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उस ड्रग के थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए, और उस स्टडी से हमें एक आइडिया मिलता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट में। वहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं टिश्यू कल्चर। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं टिश्यू कल्चर है ये एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर जो भी थेरेप्यूटिक एक्टिव कंपाउंड है उसके क्वांटिटी एवं क्वालिटी दोनों के ही अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं और ये जो इंक्रीज अमाउंट है ये बेनिफिशियल इफेक्ट है हमारे लिए। वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करते हुए उसके अंदर पार्शियल सिंथेसिस करके, मतलब उसके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के सब्स्टिट्यूशंस, एडिशन या फिर मेनी टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को अप्लाई करते हुए उसके डेरिवेटिव को तैयार करती है और ये जो डेरिवेटिव तैयार होगा ये मोर पोटेंट होगा एज कम्पेयर टू नेचुरल प्रोडक्ट। वहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मरीन साइंस। ये जो मरीन साइंस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्माकोनोसी में। आइए हम इन सारे एक पॉइंट्स के बारे में एक एक करके डिटेल स्टडी करते हैं। वहीं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट होता है ये नेचुरल प्रोडक्ट जो कि हमारे बॉडी पर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करता है ये एक मॉडल हो सकता है हमारे न्यू ड्रग के डेवलपमेंट के लिए। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी प्लांट से ऑब्टेन होने वाले ड्रग है उसको हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। और जब हमने एक बार स्ट्रांगली एक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट कर लिया था प्लांट से, एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्लाइकोसाइड एवं अल्कलॉइड,
तो ये जो ग्लाइकोसाइड है, जब हम इसका SAR स्टडी किया, स्ट्रक्चर एक्टिविटी एवं रिलेशनशिप, तो उसमें हमने पाया कि जो भी हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इस कार्डियक ग्लाइकोसाइड में एक इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है और ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है ये इसेंशियल है उसके एक्टिविटी के लिए। और फिर हमने ये जो हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड था इसके हमने डेरिवेटिव को तैयार किया। एग्जांपल्स की बात करें तो हमने डिजॉक्सिन्स को आइसोलेट किया था और उसका स्टडी किया तो हमने देखा कि ये हार्ट पर अपनी एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो फिर ये जो डिजॉक्सिन था वो एक नेचुरल प्रोडक्ट था और इसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ले जाकर हम इसके न्यू ड्रग को डेवलप और इसके डेरिवेटिव को तैयार किया जिसे हम मिथाइल डिजॉक्सिन्स कहते हैं। और ये जो मिथाइल डिजॉक्सिन्स होता है इसके स्ट्रक्चर में हम मिथॉक्सी ग्रुप को अटैच करके हम मिथाइल डिजॉक्सिन्स को तैयार किए और ये जो मिथाइल डिजॉक्सिन होता है ये मोर पोटेंट है एज कम्पेयर टू डिजॉक्सिन। आइए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे जो बायो है इसका मतलब होता है लिविंग सिस्टम, एवं लिविंग सिस्टम के अंदर जो सिंथेसिस हो रही है किसी भी कंपाउंड के उसके पाथवे के इन्वेस्टिगेशंस करना कहलाता है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें प्लांट से प्राप्त होने वाले केमिकल्स होते हैं उसे हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। और ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एवं सेकंड है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन होता है ये उस प्लांट के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं बात करें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ये होता है ग्लाइकोसाइड्स, अल्कोलॉइड एवं टेनिन्स। और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये डेरिवेटिव होता है हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये स्मॉल अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होता है हमारे प्लांट्स में। और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो हमारा प्लांट्स है इस प्लांट्स के अंदर जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी सिंथेसिस किस प्रकार होती है और इसकी सिंथेसिस को इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे हम एक इक्वेशंस को ड्रॉ करके रखे हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे A1 + A आपस में कंबाइन होकर बी के फॉर्मेशंस करते हैं एवं बी सी में कन्वर्ट हो रहा है एवं सी डी में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारे A1 एवं A है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है और यहाँ पे जो B एवं C है ये इंटरमीडिएट है इस रिएक्शंस का। और वहीं बात करें D का तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो A प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ये हमारे बॉडी में किसी प्रकार का इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन वहीं बात करें हम D का, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी को हम आइसोलेट करके हम अपने बॉडी में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को देख सकते हैं। और ये जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसका सिंथेसिस हमारे प्लांट्स में किस प्रकार हो रहा है, किस किस प्रिकर्सर्स को इस्तेमाल करते हुए जो प्लांट्स है ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशंस कर रहा है, इसी का स्टडी करना कहलाता है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। और ये जो सिंथेसिस का इन्वेस्टिगेशंस करते हैं इसमें हम यूज करते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक का। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट्स के अंदर बायोसिंथेटिक पाथवे की इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व रहता है हमारा रेडियो ट्रेसर टेक्निक। और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशंस है इसमें जो हमारा टेक्नोलॉजी है रेडियो ट्रेसर टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से हम 3 इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है लोकेशन, मतलब जो हमारा प्लांट है इस प्लांट के अंदर जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशंस हो रहा है ये उस प्लांट्स के किस पार्ट्स में हो रहा है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक की मदद से। साथ ही हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो किस प्रिकर्सर्स को या फिर किस कंपाउंड को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हुए वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशंस कर रहा है। साथ ही हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस बायोसिंथेटिक पाथवे के थ्रू इसेंस हो रहा है हमारे प्लांट्स के अंदर। तो सिंपली हम इस पॉइंट्स के स्टडी की मदद से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फार्माकोनोसी है ये लिंक एस्टेब्लिश करती है हमारे बायोकेमिस्ट्री के साथ, क्योंकि किसी भी प्लांट्स के अंदर जो बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशंस है इसके थ्रू हम ये स्टडी करते हैं कि उस बायोसिंथेटिक पाथवे में कौन कौन से प्रिकर्सर्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट्स उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सिंथेसिस के लिए, एवं किस किस प्रकार के इंटरमीडिएट्स उस रिएक्शंस में या फिर उस पाथवे में इन्वॉल्व हैं।
तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है हमारा फार्माकोनोसी। वहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एवं रिलेशनशिप, SAR। जब भी हम किसी भी मेडिसिनल प्लांट से आइसोलेट करते हैं फाइटोकेमिकल्स को, तो इस फाइटोकेमिकल्स का हम SAR स्टडी करते हैं और SAR स्टडी करने के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस फाइटोकेमिकल्स के स्ट्रक्चर में किस पार्ट्स के कारण किस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एग्जांपल्स की बात करें तो उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में स्टडी में होता है एवं उसके हाइड्रोफिलिसिटी के बारे में पता चलता है, उसके लिपोफिलिसिटी के बारे में पता चलता है, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल के बारे में पता चलता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि उस फाइटोकेमिकल्स का SAR स्टडी से हमें ये उसके प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। साथ ही हम उसके SAR स्टडी के बाद हम ये पता करते हैं कि उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही उसके स्ट्रक्चर में हम वेरियस टाइप के केमिकल रिएक्शंस अप्लाई करके उसकी बॉडी पे इफेक्ट की स्टडी करते हैं। आइए हम स्टडी करते हैं कि वो जो फाइटोकेमिकल्स है उस पे कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस अप्लाई हो सकता है। एग्जांपल्स की बात करें तो उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अप्लाई हो सकता है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अप्लाई हो सकता है। उस पर हम एडिशन रिएक्शंस अप्लाई कर सकते हैं या फिर उस पर हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं या फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम उस पर अल्काइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन या फिर डीमिथाइलेशन रिएक्शन जैसे वेरियस केमिकल रिएक्शंस अप्लाई करके उसके डेरिवेटिव को तैयार करते हैं और उसके डेरिवेटिव का हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हम अपने बॉडी पे स्टडी करते हैं कि क्या उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी फाइटोकेमिकल्स का स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एवं रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी फार्माकोनोसी है ये लिंक एस्टेब्लिश करती है मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ। वहीं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसमें हम किसी भी प्लांट्स के सेल के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसमें किसी भी प्लांट्स के अंदर अनडिजायरेबल जीन को रिमूव करके उसमें हम डिजायरेबल जीन को ऐड करते हैं जिसके कारण हमें उस मेडिसिनल प्लांट के बेस्ट क्वालिटी प्राप्त होती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसकी मदद से हम अपने फाइटोकेमिकल्स का जो कि हम चाहते हैं जिस प्रकार के फाइटोकेमिकल्स उसके क्वालिटी एवं क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज करते हैं। वहीं बात करें हम टिश्यू कल्चर का तो ये जो टिश्यू कल्चर होता है ये एक इन विट्रो कल्टीवेशंस होता है हमारे मेडिसिनल प्लांट्स का और इसमें किसी भी प्रकार का प्लांट का सेल या फिर उसके ऑर्गन या फिर प्लांट्स के पार्ट्स को लेकर ग्रो कराते हैं लैब के अंदर और सुटेबल कल्चर मीडिया एवं इन्वायरमेंट को अप्लाई करके अपने मेडिसिनल प्लांट के ग्रोथ कराते हैं। तो इस पॉइंट के स्टडी करने से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी फार्माकोनोसी है ये लिंक एस्टेब्लिश करती है बायोटेक्नोलॉजी के साथ। वहीं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम अपने नेचुरल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसके पार्शियल सिंथेसिस करके हम एक पोटेंट ड्रग को डेवलप करें। एग्जांपल्स की बात करें तो हमने अर्गोमेट्रिन के स्टडी से ये पता है कि ये जो अर्गोमेट्रिन है इसके अंदर ऑक्सीटोटिक एक्टिविटी पाई जाती है और इसका जब हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ले जाकर इसका मिथाइलेशन रिएक्शंस कराया तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिला वो है मिथाइलेटेड अर्गोमेट्रिन। और ये जो मिथाइलेटेड अर्गोमेट्रिन है ये मोर पोटेंट है एज कम्पेयर टू अर्गोमेट्रिन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है इसका पार्शियल सिंथेसिस करके इससे हम पोटेंट ड्रग को डेवलप कर सकते हैं। वहीं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मरीन साइंस। ये जो मरीन साइंस होता है इसमें हम स्टडी करते हैं वैसे फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस को जो कि हमें ऑब्टेन होता है एक्वेटिक सोर्स से। ये जो मरीन साइंस है इसके अंदर हम ऐसे प्लांट्स, फंगस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमें सी से प्राप्त होते हैं और ये जो प्लांट है, फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है इनसे हमें ड्रग ऑब्टेन हो रहा होता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर प्लांट या फंगस है इससे प्राप्त होने वाले जो भी हमारे ड्रग है इसका हम SAR स्टडी करके हम नए ड्रग को डेवलप कर सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो जो भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम वेरियस टाइप के एंटीबायोटिक को डेवलप कर चुके हैं।